Hello everyone. So myself Divya Gupta, UPSC GSI rank 4 chemistry. So जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम फिजिकल केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पोर्शन देखेंगे एंड देन हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस में हम लोग जीएसआई के भी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, लास्ट 2 इयर्स के जो भी प्रीलिम्स में आए हैं, एंड साथ ही साथ जो जेई के पीवाईक्यू है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है बच्चा, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो इसमें हम स्टार्टिंग में कुछ मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जीएसआई 2021 के ही प्रीलिम्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने बचा कुछ फॉर्मूले हैं, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज राउल्स लॉ। ठीक है। तो राउल्स लॉ में अगर हम देखें तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ राउल्स लॉ? पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए एक्स ए को आप पी ए भी लिख सकते हैं एंड पी नॉट बी एक्स बी को हम पी बी भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज पी ए पी बी? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है। तो जो मेन बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, इवन इस साल और लास्ट ईयर के अगर आप पेपर देखेंगे तो बहुत क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक्स से एक्स बी तो मोल फ्रैक्शन तो है, बट कौन से फेज में है? तो प्लीज रिमेंबर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में है ये, एक्स ए और एक्स बी। ठीक है ना। एंड पी नोट ए पी नोट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर फेज में जो उनका प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, दैट इज पी नोट ए एंड पी नोट बी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर राउल्स लॉ। फिर ऐसे ही बचा सेकंड हम पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से भी बच्चा हम पी ए और पी बी का एक्सप्रेशन निकालते हैं, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या है फॉर्मूले का? ये है वाई ए इंटू पी टी और पी बी है वाई बी इंटू पी टी। तो यहाँ पे वाई ए वाई बी क्या है तो ये भी मोल फ्रैक्शन है, तो ये भी मोल फ्रैक्शन, बट ये मोल फ्रैक्शन कौन से फेज में है? वेपर फेज में है। तो आप देख सकते होंगे कि राउल्स लॉ की इक्वेशन में जो मोल फ्रैक्शन आती है वो सॉल्यूशन फेज में आती है, एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में जो हमें मोल फ्रैक्शन मिलती है वो कौन से फेज में मिलती है? वेपर फेज में मिलती है। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप ध्यान रखना दोनों रिप्रेजेंटेशन को। वो है एक्स एक्स बी, ये है वाई ए वाई बी। अब हम दोनों को रिलेट करके एक और इक्वेशन है जो डिराइव करेंगे, एंड उस इक्वेशन से बचा इस साल क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है। तो आइए, तो बचा जो राउल्स लॉ ऊपर हमने देखी है वहां से पी ए बराबर क्या है? पी नोट ए एक्स ए। एंड डाल्टन्स लॉ से पी ए बराबर क्या है? वाई ए पी टी। राइट। तो यहाँ से इन दोनों से बचा मैं वाई ए निकाल सकती हूँ, सॉरी वाई ए नहीं एक्स से निकाल सकती हूँ। तो एक्स से कितना आएगा? वाई ए पी टोटल बाय पी नोट ए। राइट। सिमिलरली आप एक्स बी भी निकाल सकते हो, तो एक्स बी क्या आएगा? वाई बी पी टोटल बाय पी नॉट बी। अगर हम एक्स सी और एक्स बी को ऐड कर दे तो आपको पता है मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चे हम एक्स सी प्लस एक्स बी को क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। एक्स सी की वैल्यू आपके पास है, एक्स बी की वैल्यू भी आपके पास है, तो वो दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपको इक्वेशन मिलती है 1 बाई पी टोटल इज इक्वल टू वाई ए बाई पी नॉट ए प्लस में वाई बी बाई पी नॉट बी। इस इक्वेशन को हम कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज गिवन होगा। ठीक है। और हमसे टोटल प्रेशर निकालने को बोलेंगे। और अगर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज गिवन है तब तो हम राउल्स लॉ वाली इक्वेशन को यूज करेंगे और वहां से पी टोटल निकालेंगे। इज इट क्लियर? प्लीज रिमेंबर बोथ द इक्वेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो आप सभी को पता है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है: एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों की इक्वेशंस जो है वो आपके सामने हैं। डेल्टा टी बी क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। ये सब क्या है अभी हम देखेंगे। डेल्टा टी एफ है आई के एफ इंटू एम। पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। दिस इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। कई बार क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड आर एल वी पी। आर एल वी पी का मतलब आपको पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट निकालना है। और कई बार क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर।
फाइंड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब आपको क्या सॉल्व करना है, पी नॉट माइनस पी एस सॉल्व करना है। दिस इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर होता है, वेंटो फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ठीक है। एंड मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं, एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है, मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एंड कैपिटल एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आई इज वेंटो फैक्टर, ठीक है। तो जहां जहां पे सॉल्यूट के मोल्स होते हैं बच्चा, वहां वहां उसको वेंटो फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल, ठीक है। लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आई इंटू सी आर टी। सी इज कॉन्सेंट्रेशन, या आप उसे मोलैरिटी भी बोल सकते हैं, राइट। एक बच्चा के बी और के एफ का फॉर्मूला भी है जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना होता है ना, तो के बी और के एफ की डायरेक्टली वैल्यू नहीं गिवन होती, ठीक है। आपको बच्चा एल वी और एल एफ दे देंगे। व्हाट इज एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड व्हाट इज एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एंड व्हाट इज टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड व्हाट इज टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको बच्चा ये डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, और यहाँ से आपको क्या निकालने के लिए बोलेंगे, के बी और के एफ की वैल्यू निकालने को बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि हमें आर की, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, आर की हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो बच्चा डिपेंड करता है कि एल वी और एल एफ किस यूनिट में गिवन है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। आर की बच्चा एक तो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये वैल्यू हम कब यूज करेंगे, जब एल वी और एल एफ आपको किस में गिवन हो, जूल में गिवन है, मोस्टली जूल में ही गिवन होते हैं, ठीक है। बट इनकेस अगर लीटर एटीएम में गिवन हो, तो बच्चा आप आर की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये कब यूज करेंगे, जब एल वी और एल एफ हमें लीटर एटीएम में गिवन है, ठीक है। और एक और वैल्यू है बच्चा 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू हम कब यूज करेंगे, जब हमें एल वी और एल एफ किस में गिवन होंगे, लीटर बार में गिवन होंगे। और एक और यूनिट है बच्चा 2.0 कैलोरी। वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू 1.98 होती है, बट हम 1.98 को जनरली पुट नहीं करते, हम 2 ही पुट कर देते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है ना। कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये हम कब यूज करेंगे, जब एल वी और एल एफ हमें किस में गिवन होंगे, कैलोरी में गिवन होंगे। तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है हमें इसमें कंफ्यूजन आता है, और यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं। ये कुछ ये बहुत ही बेसिक बात, बट हमें याद नहीं रहती है, राइट। तो प्लीज आप इसे याद रखना, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल वी और एल एफ जिस भी यूनिट में गिवन होंगे, उस हिसाब से हम आर की वैल्यूज को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम फॉर्मूला कब यूज करने वाले हैं, जब हमें डायरेक्टली के बी और के एफ क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो हम यहाँ से के बी और के एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। यहाँ पर स्मॉल एम इज मोलैलिटी, आई इज वेंटो फैक्टर। ये कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। स्मॉल एन इज मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कैपिटल एन इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड सी इज कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप मोलैरिटी भी से बोल सकते हैं। आर इज गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो अच्छा, पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी में आर की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इधर देखिए बच्चा, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आप यहाँ पे ये यूनिट से देख सकते हैं, अगर आप आर की वैल्यू बचा, इधर देखो ध्यान से, पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी में कॉन्सेंट्रेशन, तो आई तो वेंटो फैक्टर है, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। और टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है। तो जनरली हम आर की वही वैल्यू पुट करेंगे जिसमें हमको लीटर मिलता है। तो लीटर आपको देख सकते हो 2 वैल्यूज में है, राइट। लीटर आर की 2 वैल्यूज में आ रहा है। तो बच्चा आर की वैल्यू अगर आप 0.0821 पुट करेंगे, तो उसमें बच्चा क्या है, लीटर के साथ एटीएम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट क्या आएगी, एटीएम आएगी, ठीक है। एंड आर की वैल्यू अगर आप 0.0831 पुट करते हैं, तो बच्चा यहाँ पे प्रेशर की यूनिट क्या आती है, बार आती है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हैं, ओके। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो अभी हम नेक्स्ट उस पर आते हैं कि कैसे हम वेंटो फैक्टर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चा वेंटो फैक्टर के 2 केसेस हैं। जो आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं ना सॉल्वेंट में,
वो अगर उसका सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो वेंटो फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, 1 + n-1 इंटू अल्फा। व्हाट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाय सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मोल रिएक्टेंट से, मैं क्या बोल रही हूँ, एन की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं कि 1 मोल रिएक्टेंट से हमें कितने मोल्स प्रोडक्ट के मिले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट formed, number of moles of products formed per mole of reactant, per mole of reactant। अगर रिएक्टेंट का 1 मोल रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। मान लो मैंने एसिटिक एसिड ऐड किया है, ठीक है। तो आपको पता है एसिडिक एसिड डिसोशिएट होगा किसमें, एसिटेट आयन और H+ में, ठीक है। तो 1 मोल एसिटिक एसिड अगर डिसोशिएट होता है तो हमें एसिटेट आयन और H+ से कितने मोल्स मिलेंगे, दोनों का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है। तो 1 मोल से बच्चा हमें 1 मोल एसिटेट आयन मिलेगा और 1 मोल क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। तो टोटल मोल्स प्रोडक्ट के कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, ठीक है। 1 मोल रिएक्टेंट से हमें 2 मोल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि 2-3 रिएक्टेंट्स आ रहे हैं और मिलकर वो क्या कर रहे हैं, एक पॉलीमर बना रहे हैं। पॉलीमर में मतलब लाइक वो डाइमर भी बना सकते हैं, 2 रिएक्टेंट मिलके, 3 रिएक्टेंट मिलके ट्राइमर भी बना सकते हैं, 4 रिएक्टेंट्स मिलके टेट्रामर, पेंटामर, ऐसे एक पॉलीमर भी बन सकता है, राइट। तो बच्चा यहाँ पे एसोसिएशन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, अगर डाइमर बन रहा होगा तो 2, ट्राइमर है तो 3, टेट्रामर है तो 4, ऐसे हम वैल्यूज इसकी पुट करेंगे, ठीक है। और अगर सॉल्यूट का कुछ भी नहीं होता, अगर मान लो ना तो डिसोसिएशन की कहीं पर क्वेश्चन में बात की है और ना ही एसोसिएशन की कहीं पे क्वेश्चन में बात की हुई है, तो बच्चा सीधा वेंटो फैक्टर को 1 पुट कर देना। एंड आपको बता देती हूँ, जनरली यूरिया, इथिलीन ग्लाइकोल, ये आप नोट कर सकते हैं, यूरिया, इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लूकोज, अल्कोहल। तो ये कुछ सॉल्यूट्स हैं नॉन वोलेटाइल जिनके लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। ये ना तो डिसोशिएट होते हैं ना ही एसोशिएट होते हैं। एंड एक और स्टामा करके आप यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, एसिटिक एसिड के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है, जो पूछा जा सकता है। एसिटिक एसिड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये क्या होता है, डिसोशिएट होता है। क्या होता है, ये डिसोशिएट होता है, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आप एसिटिक एसिड को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूज करते हैं, लाइक बेंजीन, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर हम इसे यूज करेंगे तो बच्चा ये क्या बनाता है, डाइमर बनाता है, एसोसिएट हो जाता है। क्या बनाता है, एसोसिएट होके ये डाइमर बनाता है। तो एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 होगी। तो वेंटो फैक्टर के लिए हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको एसिटिक एसिड के लिए स्पेशली बताया कि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, काफी कॉमन है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना, राइट, ओके फाइन। तो ये सारी बातें हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले से रिगार्डिंग। नेक्स्ट 2 इक्वेशंस और है बच्चा, एक है क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ये आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं और आप लोगों ने शायद पढ़ा भी हो। log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन बाई 2.303 R इंटू 1/T1 - 1/T2। यहाँ पर P2 P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट टेम्परेचर T1 एंड T2, ओके। एंड एक हेनरी लॉ भी हम पढ़ते हैं बच्चा। हेनरी लॉ में बेसिकली हम बात करते हैं किसकी, कि गैस की सोलबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि कोई गैस कितनी ज्यादा सोलुबल है किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा हेनरी लॉ ने एक इक्वेशन दी थी, पी गैस बराबर क्या होता है, KH इंटू एक्स गैस होता है। KH तो हेनरी लॉ का कॉन्स्टेंट है, एक्स गैस यहाँ पे गैस की मोल फ्रैक्शन है। तो बच्चा सॉल्यूशन के अंदर जितनी ज्यादा गैस की हमें मोल फ्रैक्शन मिलेगी, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा है,
ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो पी गैस बराबर होता है के एच इंटू एक्स गैस। एंड यहाँ पे दो बातें जो है मैं आपको बता देती हूँ के एच के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो केएच की वैल्यू इंक्रीज होती है एंड सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब केएच और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके मतलब अगर आप किसी के लिए केएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी, किसी गैस के लिए अगर केएच की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो केएच है ना वो डिपेंड करता है गैस लिक्विड पेयर पे, कि मतलब किस गैस को आप किस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। अगर आप गैस लिक्विड पेयर को चेंज करोगे तो केएच की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये दो बातें हैं केएच के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आइए अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो जीएसआई के अभी 2021 में आए हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, या सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ क्लोरोफॉर्म वाज रेज्ड बाय 0.325 केल्विन, मतलब इतना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, डेल्टा टीबी गिवन है। ओके फाइन। कब ऐसा हुआ, जब हमने 5.141 इंटू 10⁻⁻4 kg ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया किसके अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर। दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। क्लोरोफॉर्म यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, और उसके अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और उस सॉल्यूट का मास आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इवन आपको सॉल्वेंट का मास भी गिवन है, ठीक है। ओके फाइन। हमें हमसे पूछा क्या है, जो सॉल्यूट आपने ऐड करा है उसका मोलर मास पूछा गया है। एंड क्वेश्चन में हमें मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी गिवन है क्लोरोफॉर्म के लिए, मतलब आपको केबी की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, केबी। केबी को बच्चा मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप सॉल्वेंट को चेंज करते हो तो केबी और केएफ की वैल्यू भी बच्चा चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर। तो अब यहाँ पे बच्चा कहीं पर भी एसोसिएशन डिसोसिएशन जैसे वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। इसका मतलब जो सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो ना तो उसका एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसके लिए आई की वैल्यू तो 1 होगी। तो इक्वेशन हमने पढ़ी है डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। अब यहाँ पर आपको मोलालिटी भी पता होना चाहिए होता क्या है। तो मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। एंड व्हाट इज मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मोलालिटी का फॉर्मूला है बेसिकली वेट ऑफ सॉल्यूट by molar mass of solute into में weight of solvent, weight of solvent। अगर आप वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन में हमें केजी में ही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको केजी में ले रहे हैं तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ग्राम में गिवन होगा, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में गिवन होगा तो प्लीज रिमेंबर हमें उसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ मोलैलिटी में होता क्या है, ऊपर तो सॉल्यूट के मोल्स होते हैं एंड नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और ये वेट हम किस में पुट करते हैं, केजी में पुट करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। एंड मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो बस अब इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन है। के भी हमारे पास है, आई तो 1 होगा ही, डेल्टा टी भी हमारे पास है, वेट ऑफ सॉल्यूट भी हमारे पास है और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास है। तो इस इक्वेशन से अब हम क्या सॉल्व कर लेंगे, मोलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का। इज इट क्लियर, फाइन। एंड आप देख सकते हैं हमें केजी पर मोल में ही निकालना है, मोलर मास किस पे निकालना है, केजी पर मोल में निकालना है। ओके बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68 आप देख सकते हैं। जस्ट मिनट, इसे हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 68। अभी जस्ट हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या पूछा है, P is the total vapor pressure of an ideal binary liquid solution। ओके मतलब PT है ये।
Okay. If YA, YB are the amount fraction of the constituents in vapor phase. याद है वेपर फेज में कहाँ पे मिली थी हमें मोल फ्रैक्शन? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। तो हमें बताना है कि अगर आप P टोटल और YA, YB के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा। तो बच्चों अभी हमने इक्वेशन डिराइव की थी 1/P टोटल किसके बराबर था? YA/P0A प्लस में YB/P0B। यही इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। तो P वैरीज लीनियरली विद YA एंड YB। क्या यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? क्या लीनियर इक्वेशन तो क्या होती है? Y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। क्या यहाँ पर P और YA की आपको लीनियर इक्वेशन मिल रही है? नो। ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट लाइन गिवन है आपको 1/P वैरीज लीनियरली विद YA एंड YB। 1/P की अगर हम बात करें तो 1/P क्या लीनियरली वेरी कर रहा है YA और YB के साथ? तो बच्चा सुनो, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आपने इक्वेशन देखी है 1/P टोटल YA/P0A एंड YB को आप क्या पुट कर सकते हैं? 1 माइनस YA पुट करेंगे। ऐसा कब करेंगे? जब आपको P टोटल और YA के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन को ओपन करते हैं तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चा? P0A P0B। ठीक है। ये आएगा P0B YA प्लस में P0A इंटू 1 माइनस YA। तो अगर मैं ओपन कर दूँ इसे तो P0A YA यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट और थर्ड टर्म में आप बच्चा YA कॉमन ले सकते हैं। तो 1/P टोटल इज इक्वल टू क्या आया? P0B माइनस P0A इंटू YA प्लस में P0A डिवाइड बाय P0A प्लस में P0B, सॉरी इंटू P0B। ठीक है। अब इसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं तो 1/P टोटल इज इक्वल टू आता है P0B माइनस P0A डिवाइडेड बाय P0A P0B इंटू में YA प्लस में P0A बाय P0A P0B। तो यहाँ पर P0A से P0A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनली हमें इक्वेशन मिली है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप P टोटल वर्सेस YA के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, P टोटल और YA के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको लीनियर इक्वेशन नहीं मिलती है, क्योंकि P टोटल तो नीचे है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 1/Y इज इक्वल टू mx प्लस c मिलेगा, राइट। तो दैट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मैं 1/P टोटल वर्सेस YA के बीच में ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, किस किस के बीच में? 1/P टोटल वर्सेस YA के बीच में बचा अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं 1/P टोटल को हमने कहाँ लिया है? Y एक्सिस पे लिया है, राइट। YA को हमने कहाँ पर लिया है? X एक्सिस पे लिया है। तो बच्चे इस पूरी वैल्यू को मैं क्या मान सकती हूँ? M मान सकती हूँ। एंड इस वैल्यू को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? C कंसिडर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब जो इक्वेशन हमें मिली है तो बच्चा ये किसको फॉलो कर रहा है? Y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा है। और स्लोप हमें कैसी मिल रही है? पॉजिटिव। और इंटरसेप्ट भी कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव स्लोप होती है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा आता है? कुछ ऐसा ग्राफ आता है। तो 1/P टोटल का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं YA या YB के रिस्पेक्ट में तो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा। इज इट क्लियर? लेकिन यस, P टोटल वर्सेस Y का करेंगे तब आपको लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा। दैट मीन्स 1/P वैरीज लीनियरली विद YA एंड YB। बिल्कुल सही। लेकिन क्या वो ओरिजिन से पास होगी लाइन? नो, देयर विल बी इंटरसेप्ट। यहां पर बच्चा इंटरसेप्ट हमें मिलता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइन। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है। तो अभी आप लोग जो भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो आप एक बार देख लेना अच्छे से। एंड आई विल शेयर द असाइनमेंट एज वेल। मैं एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगी, उसमें जेई के कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस होंगे, वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि बच्चों देखो प्रीलिम्स के एग्जाम में जो मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो स्पीड मैटर करती है, राइट। चीज़ें हमको आती है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस मैटर्स अलॉट। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी वहाँ पर स्पीड होगी। वहाँ पे बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं होता, बस आपको बस ऐसा है कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 2 घंटे के अंदर। मतलब एक क्वेश्चन को कम से कम एक मिनट कुछ सेकेंड ही आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते हो, राइट। तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं।
एंड वो तभी आप कर पाते हैं जब आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हो क्वेश्चंस की। फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा टीबी बराबर आई के बी एम, फॉर्मूला आपको राउल्ट्स लॉ का भी पता है, बट उस टाइम एकदम से स्ट्राइक करना, उस टाइम फटाफट से कैलकुलेशन करना, वो तभी होंगे जब अपने अपने हाथों से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी इन क्वेश्चंस की। ठीक है, सो फॉर प्रैक्टिस आई विल गिव यू द असाइनमेंट। मैं एक PDF शेयर कर दूंगी चैट में, आप देख लेना। ठीक है, तो या फिर मैं एक टेलीग्राम पे चैनल बना देती हूँ अलग से, वहाँ पे मैं PDF शेयर कर दूंगी, आप वो चेक कर लेना PDF वहाँ पर। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।